रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद एक लड़का नौकरी की तलाश में जुट जाता है। साथ में उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी कर रखा था। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वह अपने गांव से दूर थक हार कर 189 किलोमीटर दूर एक जगह चला जाता है और वहां पर भी नौकरी ढूंढता है और वहां उसको नौकरी मिल जाती है। जब उसको नौकरी मिल जाती है तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन के साथ वह वहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। वहाँ पर उसका वेतन होता है 7,000 रुपये प्रति माह। जब वहाँ पर वो काफ़ी मेहनत से अपना काम कर रहा होता है तो वहीं पर सहकर्मी एक नौकरानी से उसकी दोस्ती हो जाती है, भेंट होती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि आपस में प्यार हो जाता है और पति पत्नी की तरह वे लोग अपने कपड़े उतार कर शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। एक समय की बात होती है जब वह लड़का उस नौकरानी के साथ संबंध बना रहा होता है और आराम करके प्यार के 2 पल गुजार रहा होता है तो 2 बोल बोलता है कि नौकरानी से कहता है कि तुमको सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, मैंने अपनी पत्नी के साथ 5 सालों से कोई भी वैवाहिक रिश्ता नहीं कायम किया है और उससे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि उसके एक 3 साल का बेबी भी है, 3 साल की बेटी है। तो नौकरानी कहती क्यों जी, तुमने जानने का प्रयास नहीं किया कि वो बच्चा किसका है, क्योंकि तुम्हारा हो नहीं सकता। वह कहता है मैं इन सब चीज़ों से किसी तरीके से छुटकारा पाना चाहता हूँ और छुटकारा पाकर मैं तुम्हारे साथ एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। ऐसा वो लड़का उस नौकरानी से कहता है। हालांकि महिला ने पुलिस को जो बातें बताई थी वे बातें जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पुलिस को भी आश्चर्य होता है। यहाँ पर जब कहानी का आप लोग अंत जानेंगे तो आपको भी डर लगेगा, सुन के आश्चर्य होगा कि इसका भयानक अंत हुआ कि एक नौकर, पढ़ा लिखा लड़का जब नौकरी नहीं पाता तो कैसे एक नौकर बन जाता है। नौकर बनने के बाद में वह एक नहीं 5-5 कत्ल करता है और एक दिन में नहीं कई दिनों में कत्ल करता है। और वह इतना ही नहीं, वह दूसरे के साथ साथ अपनी बेटी का भी बलात्कार करता है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके YouTube गुरु अरविंद और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल YouTube गुरु अरविंद 2.0 में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये केरल स्टेट का एक थाना होता है पड़क्कल और पलक्कड़ का ही एक क्षेत्र होता है पलामी गांव का ही मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इंसान, एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। पटाम्बी में एक जगह होती है अमापुर। यह बात 21 जुलाई सन 2008 की होती है। सफीना जब अपने घर से बाहर निकल रही होती है तो उसकी नज़र अपने ही नौकर के घर पर पड़ जाती है। तो नौकर के घर में ताला पड़ा हुआ था, तो यह देखकर सकीना आगे बढ़ जाती है और काम करके अपने घर लौट आती, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे काम ऐसे होते थे कि सफीना अपना काम करके अपने घर में वापस लौट आया करती थी। जब लौट के आती देखती तब भी ताला बंद होता है। दिन निकलता है 22 जुलाई सन 2008 की। आखिरकार फिर उसी रास्ते से गुजरना था जो कि रशीद का मकान था। उसी रशीद के मकान में उसका नौकर रेजी कुमार रेजी रहा। दरवाज़ा फिर से बंद पाती है सकीना फिर से आगे निकल जाती है, उसे कोई समस्या नहीं होती। फिर लौट के आती है, फिर से दरवाज़ा बंद होता है, उसे फिर भी कोई समस्या नहीं होती है कि उसके नौकर घर में दरवाज़ा बंद है या क्यों बंद है। सकीना का जो नौकर होता है वो रशीद के मकान में रहा करता है। अब तीसरे दिन की बात होती है, सकीना जब उस गली से निकलती है देखती है कि रशीद के मकान में जो कि उसका नौकर रेजी कुमार उर्फ रेजी रहता है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह आवाज़ देती है कई बार आवाज़ देती है, कम से कम 20 मिनट तक, लेकिन उस घर से कोई आवाज़ वापस नहीं आती। सफीना का कहना होता है नौकर कितना घमंडी हो गया है, मैं उतना देर से आवाज़ दे रही सुन नहीं रहा। सकीना अपने पति अबू बकर के पास जाती है और उससे कहती तुम्हारा नौकर बहुत ही जाहिल और बदतमीज किस्म का है, मैं उतना देर से दरवाज़ा भड़ कर रही हूँ लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस तक नहीं आया अंदर से और सब घर में घुसे बैठे हैं। अगले दिन फिर जाते हैं, देखते हो ताला फिर से बंद होता है। अबू बकर वहाँ जाता है, दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। पहले दिन दरवाज़ा बंद होता है, दूसरे दिन दरवाज़ा खुला होता है, तीसरे दिन फिर से दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तीसरे दिन, पहले दिन बाहर ताला बंद था, दूसरे दिन बंद था और तीसरे दिन अंदर से बंद था बाहर। अबू बकर कहता है बताओ नौकर के कितने भाव पड़ गए, 2-3 दिन से ये अपसेंट चल रहा है,
अब मैं इसको आवाज़ दे रहा हूँ, मेरी बीवी इसको आवाज़ दे रही है और ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा। इसके बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे यही चर्चा होती है। तभी इसी बीच में कोई पुलिस को भी खबर कर देता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस से बताया जाता है साहब ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस क्या करती है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनकी नज़र में दरवाज़ा को खुलवाती है, क्योंकि पुलिस को बताया गया था इस घर के अंदर पूरी फैमिली है। पुलिस जब बड़े बुजुर्गों की नज़र में इसका घर का दरवाज़ा खुलवाती तो अंदर क्या देखते हैं, एक बड़ी बेटी जो 12 वर्ष की उसकी लाश पड़ी होती है और एक बेटी 9 साल की है उसकी लाश पड़ी होती है उसी घर के अंदर। अब ये जो घर का नौकर होता है रेजी कुमार और रेजी, पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन रेजी कहीं लापता हो गया होता। रेजी का अता पता लापता है, रेजी का पता ही नहीं चलता। सब लोग ढूंढते हैं, मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनल में जगह जगह रेजी की फ़ोटो प्रकाशित की जाती है, हर जगह न्यूज़ चल रही होती है, लेकिन रेजी का कहीं पर पता नहीं चलता। पुलिस ने दोनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रेजी कुमार रेजी जो कि घटना स्थल से 189 किलोमीटर दूर कोयाम के पास पलक्कड़ क्षेत्र का रहने वाला होता है। वहां पर पुलिस की एक टीम भेजी जाती है इसका पता लगाने के लिए। पता चलता है रेजी कुमार और रेजी अपने पैतृक निवास स्थल पर अभी तक नहीं आया। दोनों बच्चे सेंट जोसेफ यूपीएस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो वहाँ के प्रिंसिपल से पुलिस संपर्क करती है और उससे कहती है, प्रिंसिपल साहब आप हमें इनके बारे में क्या बता सकते हैं। वो कहता है दोनों बच्चे पढ़ने में होनहार थे। एक दिन की बात होती है, इनका पिता आता कहता है कि इनकी माँ ख़त्म हो गई, दोनों बच्चों को भेज दीजिए। हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उनका पिता होता है और हम उन दोनों बच्चों को भेज देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे नहीं। ये घटना होती है लगभग 22 जुलाई 2008 की। अब पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट था तो वह था रेजी कुमार उर्फ रेजी। अब पुलिस के दिमाग में आ गया था कि संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर रेजी कुमार रेजी है, क्योंकि दरवाज़ा खुला था, बंद था, तब वहाँ पर रेजी था। अब लाश मिली है, पिता गायब है, यानी रेजी गायब है। अब बच्चों को स्कूल लेने गया, वहाँ भी रेजी ही गया था बच्चों को स्कूल लेने। तो पुलिस चारों तरफ से नोट करती है कि यहाँ पर संदिग्ध कॉमन व्यक्ति एक है, रेजी कुमार उर्फ रेजी। अब पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जो 9 साल की होती है लड़की, उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। जो 12 वर्ष की होती है पुत्री, तो उसका गला दबा के हत्या तो किया गया था, लेकिन उसके साथ में अवैध संबंध भी बनाए, गलत काम भी किया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पत्नी इसकी होती, जब आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को एक बात और पता चलती है कि उस व्यक्ति का गांव के ही एक महिला से भी संबंध था। वो पूछते हैं, वो महिला कबूलती, हाँ साहब मेरे दिन में कम से कम 15-20 बार बात, लेकिन साहब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि रेजी कुमार रेजी कहाँ है। लेकिन हाँ साहब इतना पता है कि उसका अपनी पत्नी से 5 साल से कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं था और उनके 3 साल की बेटी थी और वो इसी वजह से थोड़ा सा तनाव में रहता था साहब। और दूसरी बात उसके पास नौकरी नहीं थी, इस वजह से भी वो तनाव में रहा। बस साहब मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है। वह बोली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं साहब और बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ साहब इसी बात पर ये उखड़ा उखड़ा रहता था कि इसके 3 साल की बेटी है, जबकि इसका अपनी पत्नी से 5 साल से कोई संबंध कभी। जो पत्नी होती है रेजी कुमार रेजी की, उसका नाम होता है लीसी। लीसी लापता होती है, 10 साल के बेटा लापता होता है। जब सीवर टैंक खोला जाता है वहाँ से इनका शव बरामद होता है। उस महिला से पता करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तभी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दुर्गंध आ रही है जंगल की तरफ से। तो पुलिस वाले जंगल की तरफ जाके देखते हैं, वहाँ टैंक होता है। टैंक में पता चलता है कि डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं, डॉग स्क्वाड सूंघता है और पता चलता है कि टैंक के अंदर 2 शव है। जब टैंक खोला जाता है तो एक शव होता है लीसी का जो उसकी पत्नी होती है और एक शव होता है 10 साल के बेटे का। पुलिस पूछताछ पर यह पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को मार के टैंक में इसलिए दफनाया था जिससे बाहर किसी को पता न चल। अब तक लगभग 4 लाशें मिल चुकी होती हैं। अब यहाँ पर सवाल था, जो संदिग्ध व्यक्ति होता है रेजी कुमार उर्फ रेजी, ये कहाँ है, इसका आता पता कहाँ लापता है। क्योंकि पुलिस ने पहले से इसकी फ़ोटो दे रखी थी, अखबार में, टीवी में, जगह जगह दे रखी थी। तभी कुछ लोगों को पता चलता है कि नज़र पड़ती है कि रेजी कुमार उर्फ रेजी को देखा गया है कहीं पर। एक मुखबिर के माध्यम से खबर मिलती है इसको गांधीनगर थाना क्षेत्र में देखा गया है। पुलिस घेराबंदी करती, इसे गिरफ्तार करती, इसे पूछताछ करती, तब ये बताता है कि इसने अपने बच्चे की, अपनी पत्नी कैसे हत्या की। ये बताता है जब वो अपनी
बेटी की हत्या कर रहा होता है 3 साल की बच्ची की। उसी बीच में इसका बेटा आ जाता है, बेटा जाग जाता है, किसी को पता न चले इसलिए वो अपने बेटे की हत्या कर देता है। और जब बेटे की हत्या कर रहा होता है तो 10 साल की बेटी आ जाती है, वो देख लेती, उसकी हत्या कर देता है। और अंत में गुस्सा होकर इसने जो टारगेट इसका होता है, इसकी पत्नी लिसी, उसकी भी गला दबा कर ये हत्या कर, क्योंकि इसका झुकाव नौकरानी की तरफ था, इसकी शक की बीमारी। घटना लगभग 8 जुलाई सन 2008 की होती है। 11:31 के आसपास की ये घटना होती है। पत्नी और बेटे की हत्या करके लाश को पूरी तरीके से ये सेफ्टी टैंक में पैक कर देता है, किसी को जिसे पता न चले, और दोनों बच्चों को मार के घर के अंदर ही छोड़कर बाहर से ताला बंद करके निकल जाता है। जब हत्या करता है तो अपनी 12 साल की बेटी को नींद से उठाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। बेटी भी मना नहीं कर पाती क्योंकि उसका बाप होता, अच्छा करे चाहे बुरा करे, बेटी को नहीं पता होता क्या कर रहा, और सबूत न मिले इस वजह से अपनी बेटी की हत्या कर देता है। अब सोचने वाली बात है, कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर सकता है, भले उसकी जन्म दी हुई बेटी। पुलिस एक एक सबूत इकट्ठा करती है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, और सन 2010 में रेजी कुमार फ्रेजी को उम्र के सन 2010 में रेजी कुमार फ्रेजी को अदालत से सजाए मौत मिलती। वह हाई कोर्ट में अपील करता है 14 तारीख, वह 14 नवंबर 2014 को हाई कोर्ट में अपील करता है, तो हाई कोर्ट कहती है जो आपका निचली अदालत का फैसला है उसको बरकरार रखा जाए। ये आपका रेयर ऑफ द रेस्ट केस होता है कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर सकता है। मामला आगे बढ़ते बढ़ते आपके 25 जून सन 2025 मामला आगे बढ़ते बढ़ते 22 अप्रैल सन 2025 का समय आ जाता। आखिरकार पूरे मामले की फिर से सुनवाई हुई और बचाव पक्ष का वकील कहता है कि इस व्यक्ति ने पूर्व में कोई अपराध नहीं किया था, अपराध करते समय इसकी मनोस्थिति सही नहीं थी, यानी ये मस्तिष्क से विषित हो चुका था, जिसको पागल के। और पिछले 16-17 सालों में इसने जेल में किसी भी अन्य सह कैदियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसका आचरण बहुत अच्छा। इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं इसकी कुछ सजा को माफ कर दिया जाए। आखिरकार अदालत वकील की बातें सुनती है, दलीलें सुनती है और उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दे। यहाँ पर न्याय के लिए कहा जाए, भले ही उसका आचरण चाहे जितना अच्छा हो जेल में, लेकिन उसने बहुत ही गंदा गलत काम किया था, मौत तो उसको आएगी सलाखों के पीछे। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस बताना है कि जुर्म कहीं भी हो सकता है, आप लोग अलर्ट रहें। दोस्तों, एक विकलांग बहन है अनंता, जिसको चलने में समस्या है। कृपया इसका यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, इनका एक बड़ा चैनल। और दोस्तों, एक बहन है सुनीता महाराजगंज ब्लॉग, इनको इनके पति ने छोड़ दिया है, इनके 2 बच्चे भी हैं, कमाई का कोई सहारा नहीं है, बहुत परेशान है। आपके पैर छू के हम रिक्वेस्ट करते हैं, सुनीता महाराजगंज ब्लॉग को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बहुत परेशान है बेचारी। धन्यवाद। हम आपके पैर छू कर प्लीज़, हमने दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दिया है, कमेंट पिन कर दिया है, हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पैर छू के हम रिक्वेस्ट, सुनीता महाराजगंज और विकलांग अनंता को सपोर्ट